Good morning, student. We are doing history of 12th standard, theme 9, Kings and Chronicles. Today we will read about 9.2 the Ottomans pilgrimage and trade. Ottoman राज्य और उसके pilgrimage मतलब तीर्थ स्थान जो थे और व्यापार के बारे में हम पढ़ेंगे. This is on page number 249. The relationship between the Mughal and the Ottoman was marked by the concern to ensure free movement for merchant and pilgrim in territories under Ottoman control. कहते जो मुग़ल राजाओं के बीच में और ओटोमन जो राजा थे उनके बीच में रिलेशन किस बात पर निर्धारित करता है कि जो फ्री मूवमेंट व्यापारियों की और पिलग्रिम मतलब यात्रियों की फ्री मूवमेंट हो ओटोमन कंट्रोल में. ओटोमन कंट्रोल की जो प्रदेश है उसमें अगर मर्चेंट व्यापारियों की और यात्रियों तीर्थ यात्रियों की फ्री मूवमेंट है तो उनके रिलेशनशिप जो है अच्छे होते थे. दिस वाज स्पेशली ट्रू फॉर द हिजाज. यह मतलब विशेष तौर पर हिजाज के लिए सच है. ठीक है. दैट पार्ट ऑफ द ओटोमन अरेबिया जो ओटोमन अरेबिया का एक हिस्सा है. वेयर द इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ मिक्का एंड मदीना व लोकेटेड. जहाँ पर इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर है मिक्का एंड मदीना जो मुग़लों के तीर्थ यात्रा के स्थान थे. मतलब जो यहाँ पे बताया गया जो मुग़ल राजाओं और ओटोमन राजाओं के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छा था तो इस बात पर निर्धारित करता था कि जो मर्चेंट्स और पिलग्रिम थे व्यापारी और तीर्थयात्री थे वह पूरे मतलब फ्री आज़ाद रूप से ओटोमन कंट्रोल के क्षेत्रों में आ जा सके. क्योंकि वहाँ पर जो ओटोमन कंट्रोल के क्षेत्र थे वहाँ पर जो मिक्का और मदीना जो दो प्लेस थे पिलग्रिम तीर्थ यात्रा के स्थान थे वहाँ पर वह थे. तो वहाँ पर तीर्थयात्री बड़े आसानी से मतलब आज़ादी से आ जा सकते थे. द मुगल एम्परर यूजली कंबाइंड रिलीजन एंड कॉमर्स बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्केनाइज्ड टू अडेन एंड मोखा. मुग़ल राजाओं के जो ओटोमन राजाओं के साथ जो संबंध थे वह उस रूप में क्या था कि धर्म और रिलीजन एंड कॉमर्स धर्म और कॉमर्स मतलब जो वाणिज्य क्षेत्र है उन दोनों को मिलाने की कोशिश करते बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्केनाइज टू अडेन एंड मोखा. किसके द्वारा कि वह बहुत ही कीमती जो सामान था बिक्री का सामान था वह अडेन और मोखा में इंपोर्ट मतलब निर्यात कर सके. Both Red Sea port and distributing the proceeds of the sales in charity to keeper of shrines and religious men there. Here is telling chronicles are telling that Red Sea port के थ्रू जो बहुमूल्य वैल्यूएबल कीमती चीज़ें होती थी मुग़ल साम्राज्य जो निर्यात करता था अडेन एंड मोखा को और जो इनको जो यहाँ से अर्जित आय होती यहाँ इनको जो पैसा मिलता है इस निर्यात में बहुमूल्य चीज़ों को निर्यात करने में जो पैसा मिलता वह उस इलाके में जो श्राइन्स होते थे मंदिर वगैरह जो उनके जो भी थे मंदिर थे और वहाँ पे जो रिलीजियस मैन थे जो फ़कीर वगैरह लोग रहते थे धार्मिक जो गुरु वगैरह थे उनके बीच में वह जो पैसा कमाते थे वो अपने व्यापार से वह सारा वहाँ पे खर्च कर देता. हाउएवर व्हेन औरंगजेब डिस्कवर्ड केसेस ऑफ misappropriation of funds sent to Arabia, he favored their distribution in India, which he thought was as much as a house of God as Mecca. जब औरंगजेब को जब देखा कि यह मतलब अरबिया में सारा उसका मतलब जो व्यापार का धन है वहाँ पर लग रहा है तो उसने क्या किया कि वह उसने ये विचार किया कि वह इंडिया पर भारत में खर्च किया जाए क्योंकि भारत भी एक गॉड का घर मिक्का था उसके जैसा ही है. Now see 9.3 Jews at the मुग़ल कोर्ट. जो जूस थे मुग़ल कोर्ट में दरबारी थे जूस धर्म को मानने वाले जो लोग थे. यूरोप रिसीव नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट ऑफ जूस मिशनरीज ट्रैवलर्स मर्चेंट एंड डिप्लोमैट्स. कहते जो यूरोप को जो भारत के बारे में जानकारी हुई वह कहाँ से हासिल की उन्होंने जूस मिशनरी जो थे जूस धर्म को मानने वाले जो मिशनरी वहाँ पर आते थे ट्रैवलर यात्री और मर्चेंट व्यापारी और डिप्लोमेट जो राजदूत आते थे उनके द्वारा उन्होंने यूरोप ने भारत के बारे में जानकारी हासिल की. द जूस आउटकम आर द अर्लीस्ट इम्प्रेशन ऑफ द मुग़ल कोर्ट एवर रिकॉर्डेड बाय द यूरोपियन राइटर्स. इसमें बताया गया कि जो जूस अकाउंट था जूस लोगों के द्वारा लिखा गया मुग़ल दरबार के बारे में लिखा गया जो अकाउंट था वो मुग़ल दरबार का मुग़ल कोर्ट का अर्लीस्ट इम्प्रेशन था. मतलब कि
प्रारंभिक वृतांत था, मतलब बहुत पुराना वृतांत था। फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ ए डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया एट द एंड ऑफ द 15th century, Portuguese merchant established a network of trading station इन द कोस्टल सिटी। कहते फॉलोइंग डिस्कवरी ऑफ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, अब इंडिया से सीधा डायरेक्ट सी रूट ढूंढने के लिए एट द एंड ऑफ 15th century, 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगीज मर्चेंट आए भारत में। एस्टेब्लिश ए नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग स्टेशन इन कोस्टल सिटी, और कोस्टल सिटी में एक ट्रेडिंग स्टेशन उन्होंने बनाया। द पुर्तगीज किंग वॉज आल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपागेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी विद द हेल्प ऑफ मिशनरी ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस। जो पुर्तगीज किंग था, पुर्तगीज किंग वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपागेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, वह भी ईसाई धर्म के प्रचार में बहुत इंटरेस्टेड था। विद द हेल्प ऑफ मिशनरी ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस, जीसस सोसाइटी के जो मिशनरी आते थे उनकी हेल्प से उसने क्रिश्चियनिटी धर्म का बहुत प्रचार किया भारत में। द क्रिश्चियन मिशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 16th century वर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड एम्पायर बिल्डिंग। जो क्रिश्चियन मिशन आया, जो ईसाइयों का मिशन आया भारत में 16th century में, वह भी व्यापार के प्रोसेस, व्यापार की प्रक्रिया और एम्पायर बिल्डिंग, साम्राज्य को बनाने में एक हिस्सा दिया, उसने भी एक इम्पोर्टेंट उसकी भूमिका रही। अकबर वाज क्यूरियस अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैचेज एंड एम्बेसी टू गोवा टू इनवाइट जूइस्ट प्रीस्ट। अब अकबर क्या था, इस क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म के जानने के बारे में बहुत उत्सुक था और उसने एक एम्बेसी, अपना एक राजदूत गोवा में भेजा जूइस्ट के पादरी को इनवाइट करने के लिए। द फर्स्ट जूइश मिशन रीच द मुंबई मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सीकरी इन 1580 एंड स्टेड फॉर अबाउट 2 years। फर्स्ट मिशन जो आया 1580 में मुगल दरबार में फतेहपुर सीकरी में आया और 2 साल तक वहाँ रहा। द जूइश स्पोक टू अकबर अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड डिबेट इट्स वर्च्यू विद द उलेमा। जूइश ने क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में राजा अकबर को बताया और उसके साथ अपने उलेमा जो थे, मुगल दरबार में जो उलेमा थे उनके साथ उनका डिबेट भी हुआ, मतलब वाद विवाद हुआ, मतलब अपनी विचारों को लेकर। 2 more missions वर सेंट टू द मुगल कोर्ट एट लाहौर इन 1591 एंड 1595, और उसके बाद 2 और मिशन आए मुगल कोर्ट में, लाहौर में आए, जो कि 1591 और 1595 में आए। द जूइश अकाउंट आर बेस्ड ऑन द पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जूस का जो अकाउंट था, जूस धर्म का जो लेखा जोखा था, जो लिखा था उन्होंने, वो उनका अपना ही ऑब्जर्वेशन था, अपने ही नज़रिए से उन्होंने लिखा। एंड शेड लाइट ऑन द करेक्टर एंड माइंड ऑफ द एम्परर, और उन्होंने सम्राट के माइंड, दिमाग पर और उसके करेक्टर पर भी प्रभाव डाला। एट पब्लिक असेंबली द जूइश वर असाइंड प्लेस इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द अकबर्स थ्रोन। अब पब्लिक असेंबली में, जो पब्लिक असेंबली होती है दरबार में, वो जूस थे वो राजा के बिल्कुल सिंहासन के पास ही बैठते थे। दे अकम्पेंड हिम ऑन हिज कैंपेन, और वो उसके अभियानों में हिस्सा भी लेते थे। ट्यूटर टू हिज चिल्ड्रन, और उनके बच्चों को, राजाओं के बच्चों को पढ़ाते भी थे। एंड वर ऑफन कंपेन्स ऑफ द हिज लेजर आवर्स, और जो लेजर्स आवर्स होते थे, फुर्सत के खाली समय होता था, वह तब भी राजा के साथ ही रहते थे। द जूइश आउटकम corroborate the information given in Persian Chronicle about the state, official and general condition of life in the Mughal time। मेन जो जूइश अकाउंट थे वो पर्शियन भाषा में जो साहित्य स्रोत थे उनके एम्परर के, उनकी भी पुष्टि करते हैं। उसमें जो जूइश अकाउंट राजा के स्टेट ऑफिशियल, उसके राजकीय दफ्तरों और उसकी जनरल कंडीशन की, जो मुगलों के समय में जो लोगों की जनरल कंडीशन थी उसके बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं। जैसे कि पर्शियन क्रॉनिकल्स में, फारसी भाषा में जो क्रॉनिकल्स लिखे हुए हैं उसके साथ उनकी पुष्टि होती है, मतलब उनके साथ वो मेल खाते हैं। नाउ सी दिस लाइन, अकबर क्वेस्ट फॉर द रीजन रिलीजियस नॉलेज लेड टू
interfaith debate in the ibadat khana at Fatehpur Sikri between learned Muslim, Hindus, Jainism, Parsis and Christians। अब वो जो अकबर था उसे मतलब सभी धर्मों में विश्वास था, वह सभी धर्मों के बारे में जानना चाहता था, वह उत्सुक था। कहते अकबर क्वेस्ट ऑफ फॉर द रिलीजन नॉलेज, धार्मिक नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने की तलाश में उसने मतलब एक डिबेट किया इबादत खाना, जो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, उसमें एक डिबेट हुआ। किन के बीच में डिबेट हुआ? लर्नड मुस्लिम, जो मतलब विद्वान मुस्लिम थे, हिंदू थे, जैनिस थे, पारसीस थे और क्रिश्चियन थे, इनके साथ उनका अकबर का डिबेट हुआ। अकबर्स रिलीजन्स व्यूज़ मैच्योर्ड एज ही क्वेरिड स्कॉलर ऑफ द डिफरेंट रिलीजन एंड सेक्ट एंड गैदर नॉलेज अबाउट देयर डॉक्ट्राइन। जो अकबर के व्यूज़ थे, रिलीजन व्यूज़ थे, वो कैसे परिपक्व हुए, मैच्योर कैसे हुए? जब उसने भिन्न भिन्न विद्वानों से, स्कॉलर से अपने प्रश्न पूछे ऑफ डिफरेंट रिलीजन के, अलग अलग धर्मों के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों से क्वेश्चन पूछे, सेक्ट्स एंड गैदर नॉलेज, और उन अबाउट देयर डॉक्ट्राइन, और भिन्न भिन्न पंथों से, सेक्ट से उनकी नॉलेज इकट्ठी की, उनकी शिक्षाएं इकट्ठी की। तो इससे क्या है, अकबर के जो धर्म के बारे में व्यूज़ थे वो परिपक्व हो गए। इंक्रीजिंगली ही मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलीजन टुवर्ड ऑफ ए सेल्फ कन्विंस इक्लेक्टिक फॉर्म ऑफ डिवाइन वर्शिप फोकस ऑन ए लाइट एंड द सन। इससे क्या हो कि जो अकबर की रूढ़िवादिता थी, कहते जो ऑर्थोडॉक्सी इस्लाम धर्म के प्रति वह थोड़ी उसके बारे में उसकी समझ पैदा हुई, और उसने अपने ही आंतरिक विचारों के द्वारा मतलब कि दूसरे धर्मों को भी अपनाया, और फोकस ऑन द लाइट एंड द सन, और उसने मतलब अपना सूरज की रोशनी और परमात्मा की दैवीय शक्ति की तरफ अपना ध्यान फोकस किया। मतलब इससे क्या पता लगता है कि जो राजा अकबर था पहले रूढ़िवादी था, ऑर्थोडॉक्स था, मुस्लिम धर्म को मानता था, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या है उस रिलीजियस नॉलेज जानने की उसे उत्सुकता, क्यूरियोसिटी हुई, तो उसकी क्वेस्ट में, उसकी तलाश में उसने डिबेट किया इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में, और अलग अलग धर्मों के बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को बुलाया, उनके साथ डिबेट हुआ, उनके व्यूज़ सुने, उनकी शिक्षाओं के डॉक्ट्राइन मतलब उनकी शिक्षाओं के बारे में सुना। तो इससे क्या है, जो राजा के दिमाग पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा, जिससे उसने ऑर्थोडॉक्स अपना छोड़कर बाकी धर्मों की भी अपने राज्य में इजाज़त दी और बाकी धर्मों का भी सत्कार करना शुरू किया। ओके स्टूडेंट, योर दिस लेसन इज़ completed. Have a nice day.